आप सभी को नमस्कार। प्रणाम सूरज। आप मुझे सुन पा रहे हैं सूरज? तो जैसा कि आपको विदित है कि आज हम चर्चा करने वाले हैं आधारित सिद्धांत अर्थात ग्राउंडेड थ्योरी विषय पर। जी आनंद जी, रश्मि जी, आकांक्षा जी, प्रशांत, आप सभी का स्वागत है। अभी शुरू करते हैं। नीरज जी आ गए हो तो बताइए। शशि, चंचल झा, डॉक्टर दिनेश, आप सभी को नमस्कार। नीरज जी हम शुरू करें? नीरज जी अभी नहीं जुड़ पाए हैं शायद। साधना, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आधारित सिद्धांत के संबंध में आज हम बातचीत करेंगे। ग्राउंडेड थ्योरी आप लोगों को जैसे विदित है कि अनुसंधान वस्तुतः यदि हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के अनुसंधान होते हैं, गुणात्मक तथा मात्रात्मक। जब हम बात करते हैं गुणात्मक अनुसंधानों की तो उस गुणात्मक अनुसंधान की 5 प्रमुख विधियां हैं। जैसा कि क्रैचवेल ने बताया है कि 5 बेसिक मेथड्स हैं गुणात्मक अनुसंधानों के अंतर्गत। इन 5 विधियों में जो कि हैं केस स्टडी, नैरेटिव इंक्वायरी, ग्राउंडेड थ्योरी, एथनोग्राफी और फिनोमेनोलॉजी, इन पांचों में एक प्रमुख विधि जो है वह है ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी जिसको हम हिंदी में आधारित सिद्धांत के नाम से जाते हैं। वेलकम सुषमा जी। तो ये जो ग्राउंडेड थ्योरी है ये क्या है और शैक्षिक अनुसंधानों में हम इसका किस प्रकार से उपयोग करते हैं, आज हमारा चर्चा का यही विषय है। चर्चा शुरू करें इससे पहले मैं डॉक्टर नीरज को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया आप लोगों से बातचीत करने का। बात करते हैं हम ग्राउंडेड थ्योरी की। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि बहुत सारे ऐसी प्रोसेस हैं, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं, ऐसी विशेषताएं हैं जिनकी व्याख्या करने के लिए कोई भी सर्वमान्य सिद्धांत उपस्थित नहीं है। अधिकतर ऐसी मानवीय क्रियाएं होती हैं, अधिकतर ऐसी मानवीय प्रक्रियाएं, मानवीय अंत्यक्रियाएं होती हैं जिनको हम यदि हम बात करें कि उनको यदि हमें डिफाइन करना है, उसको एक्सप्लेन करना है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए कोई सर्वमान्य सिद्धांत नहीं होता है। उदाहरण के लिए जैसे आप देखें कि यदि आप ये जानना चाहते हैं कि कोई विद्यार्थी किस प्रकार से अपने आप को एक शिक्षक के रूप में परिवर्तित करता है। जैसे आप में से बहुत लोग टीचर एजुकेटर बनने की राह पर हैं, तो आप लोग किस प्रकार से अपने आप को एक टीचर एजुकेटर बनने के लिए या टीचर बनने के लिए वस्तुतः किस प्रकार से आप अपने आप को तैयार करते हैं। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक कंडीशन की वजह से जो ऑनलाइन क्लासेज का प्रचलन हुआ है, जैसे हम आप लोग से बातचीत अब यहाँ पे फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, तो क्या ऐसे कारण है, यदि हम ये जानना चाहते हैं कि इन कक्षाओं को करने के लिए क्या कारण है कि कुछ लोग इतने उत्साही हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं हैं उत्साही, तो क्या कारण है कि वो इतने उत्साही हैं या उतना इफेक्टिवली इस दौर में भी काम कर रहे हैं।
या आपने देखा होगा कि जब मैं इग्नू में काम करता था तो हमारे कुछ स्टडी सेंटर्स थे जो कि सेंट्रल जेल में थे, जैसे उज्जैन में, इंदौर में। तो वहाँ पर हमारे स्टडी सेंटर्स पे बहुत सारे ऐसे कैदी थे जिन्हें 15-15 साल का, 20-20 साल की सज़ा मिली हुई थी, लेकिन फिर भी वो इग्नू के जो पाठ्यक्रम थे उनमें एनरोल होते थे और उसको सक्सेसफुली कंप्लीट भी करते थे। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या कारण है कि उनको ये महसूस होता है कि हमें एजुकेशन लेनी चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ इस तरीके की तैयारी करने की आवश्यकता है। तो आप देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में कि हम ये चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि ये जो घटनाएं घटित होती हैं, ये जो व्यवहार खासकर जब मैंने बात ही की ना कि मानवीय व्यवहार जब हम बात करते हैं, तो जब ये मानवीय व्यवहार हम लोग करते हैं तो वो उन व्यवहारों को करने के पीछे कारण क्या है ना, रीजन हमें नहीं पता होता। साथ ही उस मानवीय व्यवहार को एक्सप्लेन करने के लिए कोई सिद्धांत, है ना, कोई थ्योरी हमारे पास नहीं होती है। तो यदि हमें ये आवश्यकता है, ये जानना है कि कुछ अमुक क्रियाएं, प्रक्रियाएं या प्रतिक्रियाएं या अंत्यक्रियाएं किस प्रकार से संचालित होती हैं और उनको किस प्रकार से हम एक्सप्लेन करें, तो इसके लिए हमें आवश्यकता होती है कि हम ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच का उपयोग अपने रिसर्च में, अपने अनुसंधान में हम लोग करें। हालांकि यदि आप देखेंगे तो हम लोग एक एजुकेशन के अध्येता या शिक्षा के विषय के अध्येता होने के नाते बहुत सारे ऐसे अनुसंधान करते हैं जहां डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ग्राउंडेड थ्योरी का उपयोग होता है, लेकिन क्योंकि हम लोग कई बार उसको उस प्रॉपरली उस मेथोडोलॉजी को नहीं अप्लाई कर पाते जो मेथोडोलॉजी वास्तव में ग्राउंडेड थ्योरी की है, तो हम ये जान ही नहीं पाते कि जो हम सिद्धांत का उपयोग कर रहे हैं या जो रिसर्च का डिज़ाइन हमने लिया है वो ग्राउंडेड थ्योरी डिज़ाइन है। तो इसलिए हम आज के इस जो चर्चा के दौरान हम लोग ये जान पाएंगे कि हम किस प्रकार से, किन प्रकार के अनुसंधानों को आधारित सिद्धांत के अंतर्गत रखें, किस प्रकार की जो रिसर्च प्रॉब्लम्स हैं, किस प्रकार की जो अनुसंधान समस्याएं हैं, उन समस्याओं को स्टडी करने के लिए सबसे अच्छा जो रिसर्च डिज़ाइन है वह ग्राउंडेड थ्योरी है। तो हम चर्चा करते हैं, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो जब हम ग्राउंडेड थ्योरी की बात करते हैं, इस सिद्धांत की जो रूट्स हैं वो एजुकेशन में नहीं हैं। वस्तुतः दो हमारे सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं, बीजी ग्लेजर तथा ए.एल. स्ट्रॉस। इन दोनों सोशियोलॉजिस्ट ने मिलकर द डिस्कवरी ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी नामक पुस्तक एक लिखी थी 1967 में, है ना। 1967 में ग्राउंडेड थ्योरी, द डिस्कवरी ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। तो इस पुस्तक में सर्वप्रथम उन्होंने ये बताया था कि आधारित सिद्धांत नाम का भी एक रिसर्च प्रोसेस हो सकता है या रिसर्च डिजाइन एक हो सकता है। तो इस पुस्तक के बाद में ही ग्राउंडेड थ्योरी को हम विभिन्न प्रकार के अनुसंधानों में उपयोग करना शुरू कर पाए। जब हम देखते हैं कि ग्राउंडेड थ्योरी की जो जिस प्रकार से हमने बात की कि ग्लेजर और स्ट्रॉस इसके जन्मदाता माने जाते हैं, जिन्होंने 1967 में अपनी पुस्तक के माध्यम से, जो कि पुस्तक का नाम था द डिस्कवरी ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी, के माध्यम से इस सिद्धांत के संबंध में अपने विचार रखे थे। तो उसके पश्चात बहुत सारे काम हुए इस फील्ड में भी और बहुत सारे लोगों ने इस ग्राउंडेड थ्योरी को डिफाइन भी किया। लेकिन उससे पहले मैं एक बात जरूर आप लोगों को डिस्कस करना चाहूँगा कि गुणात्मक अनुसंधान की एक बहुत प्रभावी विधि होने के बावजूद
इसके जो प्रतिपादक थे, जो कि हमारे प्रोफेसर ग्लेसर महोदय थे, वो ग्लेसर महोदय वस्तुतः एक पॉजिटिविस्ट अप्रोच को मानने वाले थे, यानी कि क्वांटिटेटिव अप्रोच को मानने वाले थे। तो ये जानकर आप लोगों को भी बड़ा आश्चर्य होगा कि गुणात्मक अनुसंधानों का जो क्या कहें कि सबसे ज़्यादा जिसमें ऑप्शंस होते हैं कि हम उसको मानते हैं ये गुणात्मक अनुसंधान है, क्वालिटेटिव रिसर्च है, उसको जन्म देने वाले, उसको प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति एक क्वांटिटेटिव अप्रोच को फॉलो करने वाले या उसको मानने वाले थे, जो हमारे ग्लेजर महोदय थे। तो हमने बात की कि ग्राउंडेड थ्योरी के संबंध में बहुत सारे लोगों ने परिभाषाएं दी, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी डेफिनेशंस दी। उन डेफिनेशंस को यदि हम कंपाइल करके एक विचार रखें कि ग्राउंडेड थ्योरी होती क्या है या उसके प्रमुख जो कंपोनेंट्स हैं या प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो किस प्रकार से हैं, तो उन सभी विशेषताओं को यदि हम उन सभी डेफिनेशंस को यदि हम कुछ 2-4 लाइंस में समराइज करने की कोशिश करें तो हम कहते हैं कि जो ये आधारित सिद्धांत है, यह सिद्धांत एक आकस्मिक सिद्धांत है, ना कि पूर्व निर्धारित अथवा परीक्षित, यानी कि प्री डिटरमाइंड और उसको टेस्ट किया हुआ सिद्धांत ये नहीं होता। यह सिद्धांत कैसा है, ये इमर्जेंट थ्योरी होती है, जो इमर्ज होती है। और इमर्ज किससे होती है, डेटा के आधार पर इमर्ज होती है। यानी कि इस प्रोसेस में जब किसी हम समस्या का चयन करते हैं, उस समस्या को चयन करने के पश्चात जब हम आंकड़ों का संकलन करते हैं, उस आंकड़ों के संकलन और उसके विश्लेषण के पश्चात इस थ्योरी को हम जनरेट करते हैं। और ये थ्योरी किन्हीं पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर नहीं जनरेट की जाती या पूर्व से परीक्षित नहीं होती है ना। इसीलिए कहते हैं कि यह जो सिद्धांत है, यह जो ग्राउंडेड थ्योरी का सिद्धांत है, यह आंकड़ों पर आधारित होता है तथा कैसे चिंतन को या कैसे तर्क को ये फॉलो करता है, वह तर्क है आगमनात्मक चिंतन या इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या है कि जहां तथ्यों के आधार पर हम सिद्धांत की तरफ पहुंचते हैं, अर्थात हम कुछ फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं और एक सिद्धांत, एक थ्योरी हम जनरेट करते हैं, प्रपोज करते हैं। तो यहाँ पर जो सिद्धांत का निर्माण है, जो एक थ्योरी को हम जनरेट करते हैं, वह थ्योरी जो हमने सिस्टमेटिकली क्रमबद्ध रूप से आंकड़े कलेक्ट किए हैं, उन आंकड़ों के संकलन तथा उसके विश्लेषण का यह परिणाम होता है, ये थ्योरी जो है ना। साथ ही इसमें जो आंकड़ों का संकलन है और विश्लेषण, ये जान के देखिए आपको आश्चर्य होगा कि आंकड़ों का कलेक्शन और विश्लेषण, एनालिसिस, दोनों साथ साथ इस रिसर्च प्रोसेस में चलता है ना। जैसे उदाहरण के लिए, क्योंकि इसकी जो सबसे बेस्ट एक डाटा कलेक्शन का एक टूल या टेक्निक मान लीजिए, उसको ये कहा गया है कि साक्षात्कार एक सबसे ज़्यादा प्रभावी साधन है यदि हम ग्राउंडेड थ्योरी को रिसर्च में यूज़ कर रहे हैं। तो एक बार हमने साक्षात्कार किया, हमने इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू से आज हमने इंटरव्यू लिया, किन्हीं 2 लोगों का इंटरव्यू लिया। उदाहरण के लिए मान लिया अनामिका गुड इवनिंग कर रही हैं, तो अनामिका का हमने आज इंटरव्यू लिया। तो अनामिका के आज इंटरव्यू लेने के पश्चात आज ही हमने उस इंटरव्यू को एनालाइज करेंगे और जो कल हम, उदाहरण के लिए नीरज जी का यदि इंटरव्यू लेना चाहें, तो कल यदि हम जो नीरज जी का इंटरव्यू लेंगे तो उसकी रूपरेखा आज अनामिका के इंटरव्यू के पश्चात ही हम बनाएंगे कि हाँ, ये डायरेक्शन में हमारे तथ्य जा रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करना चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन इस तरीके से कलेक्ट की जा सकती हैं। तो इस थ्योरी की प्रमुख विशेषता यह है कि आंकड़ों का संकलन और विश्लेषण साथ साथ चलता है,
साथ ही जो हमने तथ्य संकलित किए हैं उन तथ्यों के आधार पर सिद्धांत का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और है इस ग्राउंडेड थ्योरी सिद्धांत में कि यहाँ पर सिद्धांत तथा प्रतिमान जो थ्योरी हम डेवलप करते हैं, जो एक किसी व्यवहार को परिभाषित करने के लिए, किसी व्यवहार को डिफाइन कर प्रॉपर्ली डिफाइन करने के लिए वो व्यवहार क्यों घटित हो रहा है, क्या उसके कारण हैं, उसे एक्सप्लेन करने के लिए जो हमारा डेटा है, जो हमारे आंकड़े हैं, उन आंकड़ों में ऑलरेडी वह सिद्धांत निहित होता है ना। आपको कुछ अलग से प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती, अलग से कोई चीजों को बताने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो डेटा जो आपका है, आंकड़े जो है, उनमें अंतर्निहित होती है आपकी थ्योरी। आपको तो सिर्फ क्या करना होता है, आपको जो आंकड़े आपने सेलेक्ट किए हैं उन आंकड़ों का सही से, है ना, उचित रीति से विश्लेषण करना होता है, ताकि आप उस व्यवहार को सही से एक इफेक्टिव मैनर में डिफाइन प्रॉपर्ली कर पाए। तो ग्राउंडेड थ्योरी के संबंध में हमने जाना कि आपका जो एक बार मैं थोड़ा सा, जो लोग अभी लेट जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनके सामने मैं थोड़ी सी एक रिमाइंड कर दूं बात को, कि आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि आधारित सिद्धांत क्या होता है। आधारित सिद्धांत मतलब ग्राउंडेड थ्योरी एक ऐसा रिसर्च प्रोसेस है, ग्राउंडेड थ्योरी, जहां हम आंकड़ों के आधार पर किसी सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। सिद्धांत के संबंध में आपको पता ही है कि सिद्धांत क्या होता है। सिद्धांत किसी भी प्रक्रिया को परिभाषित करने या किसी प्रक्रिया, किसी भी प्रोसेस के संबंध में किसी भी प्रोसेस को संबंध में एक प्रॉपर डायरेक्शन देने का काम सिद्धांत करता है कि आखिरकार वो प्रक्रिया क्यों हो रही है। तो इस थ्योरी में, इस रिसर्च मेथड में हम ऐसे बहुत सारे शैक्षिक प्रक्रियाएं हैं जिनके आधार पर हम क्या करते हैं, हम एक सिद्धांत बनाने का काम करते हैं, ताकि उन प्रक्रियाओं को हम सही से परिभाषित कर सकें। ठीक है। दूसरा, ये जो सिद्धांत है, सर्वप्रथम ग्लेजर और स्ट्रॉस, दो सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने प्रतिपादित किया था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द डिस्कवरी ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी, 1967 में। उसमें इस सिद्धांत के संबंध में उन्होंने स्पष्ट रूप से व्याख्या की थी। और यदि हम विभिन्न परिभाषाओं को विश्लेषित करें तो पाएंगे कि हाँ, इस सिद्धांत में हम क्या करते हैं, डेटा के आधार पर जो आंकड़े हमें मिलते हैं, कैसे मिलते हैं वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। जो आंकड़े हमें मिलते हैं, उन आंकड़ों का सही से विश्लेषण करने के पश्चात जो हम लोगों के सामने, उस कम्युनिटी के, रिसर्च कम्युनिटी के सामने किसी प्रक्रिया को परिभाषित करने के लिए एक सिद्धांत प्रस्तावित करते हैं। और वह सिद्धांत उन आंकड़ों में अंतर्निहित होता है, अलग से आप नहीं सिद्धांत प्रतिपादित करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ऑलरेडी आंकड़ों में निहित है, आपको तो बस उसको इमर्ज करना है। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इमर्जेंट होता है ये सिद्धांत। ठीक है। और जो आंकड़े हम सेलेक्ट कर रहे हैं, उन आंकड़ों का क्रमबद्ध हम विश्लेषण करते जाते हैं। साथ ही आज हमने जो आंकड़ा कलेक्ट किया उसका आज ही विश्लेषण करेंगे। अगले दिन जो आंकड़ा कलेक्ट करना है, उसका जो आंकड़ा है वो आपके लिए क्या करेगा, आधार प्रदान करेगा। तो ग्राउंडेड थ्योरी ऐसी सिद्धांत जहां पर किसी ऐसा रिसर्च जहां पर हम किसी सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं, है ना, और उसको प्रतिपादित करने के लिए हम आंकड़ों का कलेक्शन करते हैं, साथ ही साथ विश्लेषण करते हुए जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ग्राउंडेड थ्योरी वह थ्योरी है, वह गुणात्मक अनुसंधान की प्रविधि है जहां हम किसी कलेक्टेड, है ना, संकलित किए गए आंकड़ों के आधार पर हम एक सिद्धांत को प्रस्तावित करते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे
कि सिद्धांत इस थ्योरी की, ग्राउंडेड थ्योरी की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, है ना, क्या ऐसी विशेषताएं हैं जो कि हमें इस ग्राउंडेड थ्योरी को अन्य गुणात्मक विधियों से तथा अन्य मात्रात्मक जो शोध की विधियां हैं उनसे यह अलग करती है ना। जैसे डॉक्टर रामार्चा कह रहे हैं कि इंडक्टिव मेथड इज यूज इन ग्राउंडेड थ्योरी। बिल्कुल सही कहा कि हम यहाँ पर जो चिंतन का, यहीं पर ही नहीं, ग्राउंड जितने भी क्वालिटेटिव रिसर्चेज हैं, चाहे वो आपका एथनोग्राफी हो, फिनोमेनोलॉजी हो, नैरेटिव एनालिसिस हो, या फिर आपका केस स्टडी हो और ग्राउंडेड थ्योरी हो, सभी में हम इंडक्टिव मेथड का ही इस्तेमाल करते हैं। इंडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग क्या है? जहां हम तथ्यों को कलेक्ट करते हैं, उन कलेक्टेड जो फैक्ट्स हैं उनके आधार पर हम एक सिद्धांत को प्रस्तावित करते हैं। इसके विपरीत इंडक्टिव क्या होता है? जहां पर पहले से सिद्धांत प्रस्तावित होता है, फिर हम उस सिद्धांत को, है ना, परीक्षण करने के लिए हम बहुत सारे आंकड़े कलेक्ट करते हैं और उन आंकड़ों के आधार पर उस सिद्धांत को हम विश्लेषित करते हैं, उस सिद्धांत को हम प्रूव करते हैं, परीक्षित करते हैं, सॉरी। तो जो आधारित सिद्धांत है, इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो क्या करती हैं कि इसको अन्य विधियों से थोड़ा अलग हटकर एस्टैब्लिश करती हैं। उनमें से पहली जो विधि है, पहला जो एक विशेषता है, वह है सैद्धांतिक न्यायादर्श, यानी कि थ्योरेटिकल सैंपलिंग कंसेप्ट देखिएगा। आपने सैंपलिंग का बारे में बहुत सारे डिस्कशन सुने होंगे, पढ़े भी होंगे, लेकिन सैंपलिंग के संबंध में आपने कहीं बहुत ही कम पढ़ा होगा कि थ्योरेटिकल सैंपलिंग भी कोई होती है। तो इस अनुसंधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है थ्योरेटिकल सैंपलिंग, सैद्धांतिक न्यायादर्श। अब देखिए क्या है थ्योरेटिकल सैंपलिंग, है क्या, है ना। तो थ्योरेटिकल सैंपलिंग क्या है? सरिता जी कह रहे हैं कि द थ्योरी इज ग्राउंडेड इन द डेटा। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि जो हमने कलेक्ट किया है डेटा, उसी में थ्योरी निहित है। आपको अलग से प्रयास नहीं करना, है ना। आपको एक पौंड दिया हुआ है, उस पौंड में पानी है, उसमें ही तैर, और उसमें कुछ आपको एक सामान डाला हुआ है, आपको उस सामान को उसी पौंड में तैरते हुए निकाल के लाना है ना। वहां ऑलरेडी है वो चीज, आपको तो जस्ट उसे कलेक्ट करके ऊपर लेके आना है, समझ रहे हैं। तो इसलिए इसको यहां पे कहा जाता है कि जो थ्योरी है वो ग्राउंडेड होती है नेचर में। तो थ्योरेटिकल सैंपलिंग की हम बात कर रहे थे, सैद्धांतिक न्यायादर्श की बात कर रहे थे। ग्राउंडेड थ्योरी को समझने के लिए सैद्धांतिक न्यायादर्श को समझना बहुत आवश्यक है ना। तो क्यों है आवश्यक? क्योंकि ग्राउंडेड थ्योरेटिकल सैंपलिंग किसी अन्य अनुसंधान में वो इसका पार्ट, इस तरीके के सैंपलिंग को किसी अन्य अनुसंधान में वस्तुतः यूज नहीं किया जाता। इसलिए आवश्यक है कि हम थ्योरेटिकल सैंपलिंग को समझें। क्या है थ्योरेटिकल सैंपलिंग का अर्थ? वह यह है कि जो यहाँ पर सैंपल हम कलेक्ट करते हैं, जो न्यायादर्श हम चयन करते हैं, वह न्यायादर्श कैसा होता है? ध्यान देना आप शब्दों पर। वह इंटेंशनल होता है और फोकस्ड होता है फॉर थ्योरी डेवलपमेंट, है ना। इंटेंशनल मतलब जानबूझकर जो आप अपनी इच्छा के अनुसार जो आप न्यायादर्श सेलेक्ट करते हैं। दूसरा, पर्पस सिर्फ एक है कि आपको थ्योरी जनरेट करनी है ना। हमारा पूरा जो प्रोसेस है वो सिर्फ इस पर निर्भर करता है कि हमें इच्छानुसार सैंपल कलेक्ट करना है और हमें थ्योरी को जनरेट करना है, हमें सिद्धांत का निर्माण करना है। इसलिए उसके लिए जो आवश्यक व्यक्ति हो सकते हैं, उनसे ही हम डेटा कलेक्ट करते हैं यहां पर, है ना। अभी और आगे हम समझते हैं अच्छे से। डॉक्टर रामार्चा जी कह रहे हैं कि इज इट मीन दैट इज मोर साइंटिफिक मेथड? देखिए, साइंटिफिक मेथड बिल्कुल सही कह रहे हैं कि क्या यह साइंटिफिक मेथड है? हम लोगों को बहुत कंफ्यूजन्स होते हैं कि
सिर्फ क्वांटिटेटिव रिसर्चेज ही साइंटिफिकली चीज़ों को हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं, ऐसा नहीं है। क्वालिटेटिव रिसर्चेज भी साइंटिफिकली चीज़ों को प्रेजेंट करती हैं। ये भी एक तरीके का साइंटिफिक मेथड है। साइंटिफिक मेथड क्या होता है? जहां हम किसी एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करते हैं, और यहाँ पर भी स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को किया जाता है। समझ रहे हैं? बिल्कुल सही जवाब दिया सरिता जी ने रामाचार्य जी को कि साइंटिफिक मेथड इज अप्लाइड एवरीवेयर इन रिसर्च। हर रिसर्च में ही साइंटिफिक मेथड अप्लाई होता है। वो बात अलग है, कहीं पर क्वांटिटेटिव फॉर्म में, कहीं पर तथ्यों के रूप में, कहीं पर, है ना? ठीक है। अच्छा, धर्मवीर कह रहे हैं कि भाई कोई ऐसी थ्योरी होती है जो ग्राउंडेड ना हो नेचर डेटा में। देखिए, थ्योरी भी दो प्रकार की होती है। एक थ्योरी तो ऐसी है जो सिद्धांत प्रिंसिपल बनने के लिए दरवाजे खटखटाती है, जो कहती है कि मैं थ्योरी डेवलप हो गया है, एक थ्योरी डेवलप हो गई है और मुझे सभी लोग मानिए। ग्राउंडेड थ्योरी ये नहीं कहती। ग्राउंडेड थ्योरी ये कहती है, मान लिया धर्मवीर के लिए एक थ्योरी हमने बनाई है, या धर्मवीर के 5 दोस्तों के लिए एक थ्योरी हमने बनाई है, तो वो उन्हीं 5 लोगों पर लागू होगी, उसके अलावा किसी अन्यों पर नहीं। लेकिन यदि हम साइंस की और क्वांटिटेटिव और अन्य विषयों की बात करते हैं, वहाँ पे थ्योरी जनरेशन का जो पर्पस होता है वो यह होता है कि हम धर्मवीर और उसके 5 दोस्त नहीं, ऐसे हजारों लोगों पर अप्लाई कर सकें, क्योंकि हमने रिसर्च की है। इन दोनों में यही अंतर, यहाँ पर थ्योरी जनरेशन और दूसरे विधियों में थ्योरी जनरेशन में यही अंतर है, क्योंकि यहां थ्योरी स्पेसिफिक है, उन्हीं इंडिविजुअल्स के लिए स्पेसिफिक है जिनके लिए वो बनाई जा रही है। ठीक है। तो थ्योरेटिकल सैंपलिंग की हम बात कर रहे थे। तो थ्योरेटिकल सैंपलिंग क्या होती है? हम यहां पर जो सैंपल लेते हैं वो इंटेंशनली लेते हैं। समझ रहे हैं? इंटेंशनल, जानबूझकर, इच्छा के अनुसार, और उसका पर्पस सिर्फ एक होता है कि हम थ्योरी जनरेट करें, इसके अलावा कुछ नहीं। दूसरा, सैंपल साइज इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा कि सैंपल साइज जो है, न्यादर्श का जो आकार है तथा न्यादर्श का प्रतिनिधित्व तारीख यानी रिप्रेजेंटेटिवनेस का गुण होना यहां आवश्यक नहीं होता। हम लोग सैंपलिंग पढ़ते हैं, हम निर्धारित करते हैं कि अरे हमारा इतना सैंपल होना चाहिए, 30 से कम है तो स्मॉल सैंपल होगा, 30 से ज़्यादा है तो लार्ज सैंपल होगा, है ना? या किसी स्पेसिफिक रिसर्च मेथड के लिए या किसी एक चीज़ को, प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए हमें कम से कम 20 लोगों तक, 40 लोगों तक या 60 लोगों से सिलेक्शन करने हैं आइटम्स को, डेटा को। लेकिन यहाँ एक यही ब्यूटी है इस सिद्धांत की कि यहाँ जो सैंपल का साइज है, उसका आकार, और उसको किस प्रकार से सेलेक्ट करना है पहले से डिसाइड नहीं होता। साथ ही वह रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हो आवश्यक नहीं है। अभी बात करेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं आवश्यक है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो थ्योरेटिकल सैंपलिंग का कंसेप्ट ये है कि अनुसंधायक जो है, रिसर्चर जो है, आंकड़ों का संकलन करता है तथा उसे तुरंत विश्लेषित करता है, तथा विश्लेषण करने के पश्चात यदि उसे ऐसा लगता है कि मुझे और आंकड़ों की आवश्यकता है तो वो पुनः फिर आंकड़े कलेक्ट करेगा, उनको विश्लेषित करेगा, है ना? विश्लेषित करने के पश्चात फिर देखेगा कि क्या मुझे और आंकड़ों की आवश्यकता है, तो पुनः आंकड़े कलेक्ट करेगा, पुनः विश्लेषित करेगा, और ये तब तक चलता रहेगा प्रोसेस जब तक एक थ्योरी जनरेशन के लिए हमें आधार ना मिल जाए। उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से समझ में आएगा, है ना? चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं उदाहरण से ही। उदाहरण के लिए हम जानना चाहते हैं किसी क्लास में छात्रों की जो प्रतिभागिता है, यानी पार्टिसिपेशन जो है स्टूडेंट्स का, वह इतना अधिक क्यों रहता है किसी पर्टिकुलर टीचर की, है ना? हमारे बहुत सारे टीचर्स होते हैं, हम कहते हैं ना हमारे कुछ टीचर बहुत अच्छे हैं, कुछ टीचर को पढ़ना सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ टीचर्स की क्लास में क्यों ज़्यादा चाहते हैं बच्चे हमेशा उनकी क्लास को अटेंड करना, यानी कि ये एक प्रोसेस है या एक ऐसा रिसर्च प्रॉब्लम है जिसको आप स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे?
मान लिया जनरली 100 स्टूडेंट्स हैं उस क्लास में। अब 100 स्टूडेंट्स हैं, अधिकतर स्टूडेंट यही चाहते हैं कि ये जो अमुक टीचर है, ए टीचर जो है, इसकी क्लास, इसकी जब भी कक्षा हो मैं मिस ना करूं, हमेशा मैं इसकी कक्षा अटेंड करूं। तो क्या होगा, जो 100 के 100 स्टूडेंट अधिकतर यही चाहेंगे कि उसकी क्लास को वो अटेंड करें। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या रीजन है भाई कि उस व्यक्ति की कक्षा को ही सब अटेंड करना चाहते हैं, क्या ऐसी खास बात है उस कक्षा में। तो हमने उन 100 स्टूडेंट्स में से डेटा कलेक्ट करना शुरू किया, जानना शुरू किया, साक्षात्कार करना, क्योंकि साक्षात्कार इसकी सबसे बढ़िया विधि है ना। तो हमने साक्षात करना शुरू किया, एक व्यक्ति का साक्षात्कार किया, दूसरे का किया, तीसरे का किया, चौथे का किया, पांचवे का किया, साथ साथ हम आंकड़ों का विश्लेषण करते गए। ठीक है, अब हमने देखा कि 10 स्टूडेंट्स का साक्षात्कार हमने कर लिया और 10 के 10 लोग यही कह रहे हैं, या 10 के 10 लोग एक जैसी ही बात कर रहे हैं सभी। उदाहरण के लिए सभी ये कह रहे हैं कि ये जो हमारा शिक्षक है, इसका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है ना, बहुत प्रभावी तरीके से टीच करते हैं और हमें जीवंत उदाहरण देते हैं, बिल्कुल हमारे से संबंधित उदाहरण ये देते हैं। अच्छा, दो चीजें आई निकल के कि बहुत प्रभावी तरीके से पढ़ाते हैं और हमें जीवंत उदाहरण देते हैं। हालांकि दोनों चीजें एक दूसरे से संबंधित हैं। प्रभावी तभी हो रहा है तब वो जीवंत उदाहरण दे रहा है, और जीवंत उदाहरण से ही उसका जो टीचिंग है, उसकी जो शिक्षण है वो प्रभावी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब 10 लोगों ने एक ही जैसी बात बोली, तो अब रिसर्चर को 11वें व्यक्ति के पास जाने की जरूरत नहीं है, या हो सकता था कि वो 8 लोगों के बाद ही वहां पर डेटा कलेक्शन रोक देता, क्योंकि उसे लगने लगता कि अब किसी अन्य डेटा की आवश्यकता नहीं है, जो भी जिससे भी मैं बात कर रहा हूं वह व्यक्ति सेम चीजें बता रहा है, समान रूप से तथ्यों को मेरे सामने रख रहा है, तो अब मुझे क्या जरूरत है अपना समय खराब करने की। अब जितने लोगों ने ये बात की है उतने लोगों की बात को पर विश्वास करते हुए मैं यहां पर थ्योरी जनरेट कर दूंगा, है ना। थ्योरी में जनरेट कर दूंगा, बता दूंगा कि ये कारण है, इसलिए उस शिक्षक की कक्षा में सभी लोग आना चाहते हैं। तो क्या हुआ, देखिए यहां पर डिसाइडेड नहीं था। 5 लोगों से पता चल जाता मुझे कि 5 लोगों की रिसर्च से, 5 लोगों के से प्राप्त आंकड़ों से ही हमें डिफाइन करने में हेल्प मिल रही है, तो 5 लोग ही काफी हैं। 10 लोगों से भी हमें आइडिया स्पष्ट हो रहा है, तो 10, है ना, 10 लोग ही यहां पर काफी होते हैं। और यदि आपको लगता है कि 10 से भी काम नहीं बन रहा, तो 15 लोगों से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा जो इसी में थ्योरेटिकल सैंपलिंग में कंसेप्ट है, वह है सैचुरेशन का कंसेप्ट ऑफ सैचुरेशन, है ना। सैचुरेशन मींस संतृप्ति का संप्रत्यय, इसी में सैंपलिंग के अंतर्गत होता है। जब एक रिसर्चर को यह लगने लगे कि जो अब मैंने डेटा कलेक्ट किया और वो डेटा ही अब पर्याप्त है मुझे थ्योरी जनरेट करने के लिए, अब मुझे किसी अन्य डेटा की या किसी अन्य व्यक्ति से बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि अब मेरे पास पर्याप्त साक्ष्य हैं कि मैं एक सिद्धांत प्रस्तावित कर सकूं। ठीक है, तो इसको कैसे, कंसेप्ट ऑफ सैचुरेशन, यानी कि संतृप्ति का सिद्धांत या परिपूर्णता का सिद्धांत या परिपूर्णता का संप्रत्यय, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ग्राउंडेड थ्योरी का। थ्योरेटिकल सैंपलिंग के ही अंतर्गत ये आता है। और तीसरा है इसी में थ्योरेटिकल सेंसिटिविटी, यानी कि सैद्धांतिक संवेदनशीलता, ये भी थ्योरेटिकल सैंपलिंग का ही पार्ट है। इसका क्या मतलब है, जब एक रिसर्चर प्रभावी रूप से यह चिंतन करने लगता है कि किस प्रकार के आंकड़ों के संकलन की आवश्यकता है ना, ठीक है, तथा संकलित आंकड़ों में से, है ना, कौन कौन से आंकड़े ऐसे हैं जो हमारे सिद्धांत निर्माण में सहायता करते हैं, ये थ्योरेटिकल सेंसिटिविटी इसको कही जाती है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। अब इसे कह रहे हैं, इज इट रिक्वायर्ड टू कलेक्ट डेटा एट ह्यूज लेवल,
ह्यूज लेवल होता तो फिर ग्राउंडेड थ्योरी ना होती, है ना। जनरली तो ये कहा जाता है कि ग्राउंडेड थ्योरी का सैंपल 5 से 25 तक काफी है। 5 से 25 लोगों तक भी यदि ग्राउंडेड थ्योरी का सैंपल है वो भी काफी है। और जनरली 15 लोगों से भी थ्योरी बन जाएगी, 5 लोगों से भी थ्योरी बन जाएगी। चंचल झा कह रही हैं कि क्या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है? कैसे होगी? यहाँ पे आपको कोई एक्सपेरिमेंटेशन तो करना नहीं है, आपको किसी चीज का इफेक्ट नहीं देखना, आपको तो जो ऑलरेडी चीजें हैं उन्हें हमें इमर्ज करना है। ठीक है, तो 3 कंसेप्ट थ्योरेटिकल सैंपलिंग पहला कंसेप्ट है इसको समझने का ग्राउंडेड थ्योरी को। तो थ्योरेटिकल सैंपलिंग क्या है कि सैंपलिंग इंटेंशनल है ना, और पर्पस क्या है? थ्योरी का जनरेशन। दूसरा सैचुरेशन का कंसेप्ट इसमें होता है, संपूर्ति का कंसेप्ट होता है, परिपूर्णता का कंसेप्ट होता है, जब ये लगने लगता है कि अब मैं दूसरा और डेटा कलेक्ट करूंगा तो यही चीजें आएंगी सामने, अब मुझे और डेटा की आवश्यकता नहीं है, क्यों अपना समय वेस्ट करूं मैं, है ना। क्यों समय वेस्ट करूं? क्योंकि जब मुझे 10 लोगों ने बताया कि यही एक रीजन है उस व्यक्ति अमुक व्यक्ति की कक्षा में प्रतिभागिता करने का, तो क्यों मुझे 100 लोगों से पूछना? 10 लोगों ने एक ही चीज बताई है, उसी के आधार पर उस चीज को हम डिफाइन प्रॉपरली कर सकते हैं। और तीसरी बात यहां पर है थ्योरेटिकल सेंसिटिविटी, यानी कि सैद्धांतिक संवेदनशीलता, जो यह करती है, यह एक रिसर्चर को, एक अनुसंधायक को यह बताती है कि अभी जब मैं इस रिसर्च में डेटा कलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, और तो मेरे कौन से डेटा हैं, कौन से आंकड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे हमारे थ्योरी के जनरेशन में, ठीक है। और जो ऑलरेडी डेटा हमने कलेक्ट कर लिया उनमें से कौन से तत्व महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि सारा ही डेटा इंपॉर्टेंट हो, समझ रहे हैं ना आप। सारी कही कही बातें इंपॉर्टेंट हो ऐसा आवश्यक नहीं है, आवश्यक चीजें को हमें पॉइंट आउट करना होता है, उनको बाहर निकालना होता है। तो पहला कंसेप्ट ग्राउंडेड थ्योरी का यही है कि हम यहां थ्योरेटिकल सैंपलिंग, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है इसकी ग्राउंडेड थ्योरी की, हम थ्योरेटिकल सैंपलिंग यहां पर करते हैं, सिद्धांत लेते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इस विशेषता इस ग्राउंडेड थ्योरी की है, यो यह है कि यह एक प्रोसेस अप्रोच है, एक प्रक्रिया उपागम है। ये प्रोसेस अप्रोच क्या है ना, प्रोसेस अप्रोच क्या होती है पहले ये जान ले हम कि यहां पर कि आधारित सिद्धांत में क्या होता है, मैं किसी एक मौलिक विषय की प्रक्रिया से संबंधित समझ का विकास हम करते हैं। मौलिक, मौलिक क्यों? क्योंकि यहां पर हम उन्हीं लोगों के लिए काम कर रहे हैं जिन लोगों के व्यवहारों को हमें डिफाइन करना है। जैसे अभी से कह रहे हैं कि भाई ये तो भाई इसकी लिमिटेशन होगी, एप्लीकेबिलिटी, हमें एप्लीकेबिलिटी चाहिए ही नहीं इस सिद्धांत में, हमें तो सिर्फ उन 20 लोगों पर ही एप्लीकेबल करना है ना, जिन लोगों पे हमें डेटा कलेक्ट करना था उन्हीं के लिए अप्लाई करना है। और जैसे पिंटू ने कहा कि सर तो क्या हमें प्रतिदर्श का निर्धारण नहीं करना होता? नहीं, पहले से निर्धारित नहीं करते। जब आपको लगता है कि अब और डेटा यदि मैं कलेक्ट करूंगा, है ना, अब मैं और डेटा कलेक्ट करूंगा तो भी परिणाम यही आने की संभावनाएं होंगी, तो इसलिए क्या होता है, इसलिए वहां सैंपल साइज पहले से डिसाइड नहीं होता, सैंपल पहले से डिसाइडेड नहीं होता, और जितने लोगों पे हमें आवश्यकता होती है, जितने लोगों से हमें तथ्य मिलने लगते हैं, ठीक है, तो जितने लोगों पर उतने ही लोगों से हम काम चला लेते हैं। यही तो कंसेप्ट है थ्योरेटिकल सैंपलिंग का, ठीक है। तो दूसरा जो चीज है वो है प्रोसेस उपागम, प्रोसेस अप्रोच या प्रक्रिया उपागम। प्रक्रिया उपागम क्या है कि यहां पर क्या करते हैं कि एक प्रोसेस की स्टडी है, ठीक है ना, प्रोसेस की स्टडी है ये, ठीक है।
सुमित तो कह रहे हैं उनके जवाब में कि बिल्कुल किया जाता है, प्रतिदर्श का निर्धारण नहीं किया जाता पहले से, ये हमारा प्रोसेस हमें बताता है कि निर्धारण करना है अथवा नहीं करना, है ना। एक रिसर्चर होने के नाते यदि मैं चाहूँ तो 5 लोगों से डेटा कलेक्ट करके भी आगे अपनी थ्योरी को जनरेट कर सकता हूँ, और यदि मुझे लगता है कि नहीं अभी और आवश्यकता है डेटा को कलेक्ट करने की, तो हो सकता है कि मैं और 5 या 10 लोगों से डेटा को कलेक्ट करूं। ठीक है, ठीक है, चलिए अच्छी बात है, समझ गए तो अभिषेक। तो यह प्रोसेस अप्रोच क्या है? प्रोसेस अप्रोच में जैसे उदाहरण से हम समझ लेते हैं कि एक परामर्शदाता तथा विद्यार्थी के मध्य क्रिया और अंत्य क्रियाओं का हम अध्ययन करना चाहते हैं, जो इंटरेक्शंस हैं, है ना, उन इंटरेक्शंस को हम स्टडी करना चाहते हैं, किनके बीच में? काउंसलर है और एक जो काउंसली है। ठीक है, तो जब जो इंटरेक्शन के बीच में होते हैं, जो उनके बीच में बातचीत हो रही है, जो उनके बीच में चीज़ें घट रही हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि उनको स्टडी करने के लिए हम, क्योंकि जो इसका प्रोसेस है वो प्रोसेस मैं आगे भी बताऊंगा, थोड़ा सा यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर क्या होता है कि हम उस प्रोसेस को स्टडी करना चाहते हैं। तो उस प्रोसेस को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो साथ साथ विश्लेषित भी करते हैं, है ना, साथ साथ हम विश्लेषित भी करते जाते हैं। ठीक है, तो अब विश्लेषित जब करते जाते हैं तो यहाँ पर हम कोडिंग, कैटेगरी बनाना, ये सारे काम करते हैं। आगे मैं कोडिंग के बारे में जब चर्चा करूँगा तब आपसे बताऊँगा मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कोड्स को हम जनरेट करते हैं, कोड से हम कैटेगरीज को जनरेट करते हैं, थीम्स को जनरेट करते हैं। तो क्या करते हैं कि जो एक प्रक्रिया है, जो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को स्पष्ट रूप से डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर विभिन्न कोड्स और कैटेगरीज की सहायता लेते हैं। तो इसलिए इसको एक प्रोसेस अप्रोच बोलते हैं, प्रक्रिया उपागम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक प्रोसेस का स्टडी यहाँ करना होता है, और इस प्रोसेस की स्टडी में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर होता है वो होता है इन विवो कोड। इन विवो कोड क्या है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं, पार्टिसिपेंट मतलब जो रिसर्च जिन पर आयोजित की जा रही है, जो हमारा सैंपल है, जो हमारे न्यादर्श है ना, उन्होंने जो एग्जैक्टली बोला है, जैसे आपने देखा होगा ना कि जब हम बात करते हैं एथनोग्राफी की, तो वहाँ पे एमिक और एटिक 2 प्रकार का डेटा होता है, एमिक और एटिक। तो वहाँ पे यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पे 2 प्रकार का तो नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एग्जैक्ट एक पार्टिसिपेंट के द्वारा तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं, उन्हें एज इट इज अपने डेटा में मेंशन हम करते हैं। ठीक है, तो एज इट इज मेंशन करने के कारण इनको इन विवो कोड्स हम बोलते हैं, जो कि इस प्रोसेस अप्रोच होने के ना, जो प्रक्रिया का हम अध्ययन कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो उस प्रोसेस में जो बातें, जो पार्टिसिपेंट तथ्य प्रस्तुत कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उन तथ्यों को हम एज इट इज मेंशन करते हैं। इसको हम इन विवो कोड के नाम से भी जानते हैं। तीसरी जो बात इंपॉर्टेंट है इसमें, वह है कांस्टेंट कंपैरेटिव डेटा एनालिसिस, यानी कि अविरत या सतत तुलनात्मक आंकड़ा विश्लेषण। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये भी। सारे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है हालांकि, पर ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि अभी मैंने बात की थी ना कि जब हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उस डेटा को कलेक्ट करते हुए हम क्या करते हैं कि उसी प्रोसेस में, जिस प्रोसेस में हमने डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ हम डेटा को एनालाइज करते हुए जाते हैं, एनालाइज करते रहते हैं साथ साथ। ठीक है, ये हमने बात की थी पहले ही। एक बात यहाँ पर एडिशन है, वह ये है कि जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं तो हम कैटेगरीज को जनरेट करते हैं।
10 लोगों से इंटरव्यू लिया। पहले व्यक्ति ने कहा कि यह शिक्षक समय पर आता है, समय पर क्लास लेता है। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि ये इनके अनुशासन में रहना पसंद करता है। तीसरे ने कहा कि अनुशासन में भी रहना पसंद करता है, विद्यार्थियों से बहुत प्यार से बात भी करता है। चौथे ने कहा कि इनका पढ़ाने का तरीका बहुत प्रभावी है तथा वो बहुत जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। पांचवें ने कहा कि कुछ वो है कक्षा में सभी छात्रों को सहभागी रूप से अपने अनुसंधान प्रक्रम में जोड़े रखता है। अब अलग अलग बातें आ रही हैं, अलग अलग बातें हो सकता है एक दूसरे से संबंधित भी हों। तो यहां पर जो भी एक एक व्यक्ति से बातें हम कलेक्ट करते हैं, उनको साथ के साथ कैटेगरीज हम बनाते जाते हैं। एक व्यक्ति ने कहा तो उसमें से हमने कैटेगरी जनरेट कर ली, दूसरे ने कहा तो हमने कैटेगरीज जनरेट कर ली, तीसरे ने कहा तो कुछ कैटेगरीज हमने। कैटेगरीज क्या है? वह सेंटर पॉइंट, वह केंद्रीय विचार जिस पर उसका जो प्रतिक्रिया है वह आधारित है। ठीक है, तो अब हमने कैटेगरी जब हम जनरेट करते रहते हैं हर व्यक्ति से डेटा कलेक्ट करने के साथ साथ, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर एक व्यक्ति का डेटा कलेक्ट कर दिया वहीं पे रख दिया, ऐसा से नहीं होता। कांस्टेंट कंपैरिजन होता है, यानी कि एक व्यक्ति से जो हमने आंकड़े कलेक्ट किए, अब दूसरे व्यक्ति से आज हम आंकड़े कलेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो कल जो हमने कैटेगरीज जनरेट की थी और आज जो हम कैटेगरीज जनरेट करते हैं, उनको आपस में एक दूसरे से कंपेयर करते हैं कि क्या कल जो कैटेगरीज जनरेट हुई थी आज भी वैसे ही कैटेगरीज क्या जनरेट हो रही हैं या उनसे इतर कैटेगरीज जनरेट हो रही हैं। फिर जो कैटेगरीज बन जाती हैं, अब जो पहले घटनाएं होती हैं ना इसमें, ठीक है, तो पहले घटनाओं का कैटेगरी के साथ कंपैरिजन, कैटेगरी का दूसरी कैटेगरी के साथ, इस तरीके से यहां पर साथ में ही डेटा एनालिसिस करते हुए हम कंपैरिजन करते रहते हैं। इसी को कांस्टेंट कंपैरेटिव डेटा एनालिसिस यहां पर कहा जाता है ग्राउंडेड थ्योरी में। कांस्टेंट कंपैरेटिव डेटा एनालिसिस, यानी कि एक व्यक्ति का डेटा लिया, कैटेगरीज बनाई, दूसरे व्यक्ति का लिया, कैटेगरीज जनरेट की, दोनों के मध्य संबंध देखा, दोनों के मध्य कॉमनिटी को चेक किया, दोनों के मध्य डिफरेंसेस को चेक किया। ठीक है, इसी तरीके से जो नेक्स्ट है यहां पर जो अगली विशेषता है वह है मेमोज, यानी कि ज्ञापन या स्मृति पत्र। मेमो राइटिंग का कंसेप्ट। मेमो राइटिंग क्या होती है कि एक रिसर्चर, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जर्वेशन और साक्षात्कार एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं इस रिसर्च को करते हुए, तो जो भी कहा जा रहा है रिसर्च पार्टिसिपेंट्स के द्वारा उनको एज इट इज नोट करते रहना, इनोविवो कोड के रूप में एज इट इज नोट करते रहना। और जो वे नोट्स हैं वो रिसर्चर्स के रिफ्लेक्शंस नहीं होते, वो एग्जैक्ट व्यूज होते हैं। ठीक है, जो व्यूज उन प्रतिभागियों द्वारा दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो मेमो राइटिंग यानी कि साथ साथ उन चीजों को लिखते रहना जो चीज आप जब डेटा कलेक्ट करते समय आप वहां पर कर रहे हैं। अगला है अकोर कैटेगरी, यानी कि एक मूल वर्ग की पहचान करना। इस अनुसंधान में क्या, जैसे मैंने बात की कि बहुत सारी कैटेगरीज बन जाती हैं, है ना। कैसे बहुत सारी कैटेगरीज बन जाती है? एक व्यक्ति से हमने आंकड़ों का कलेक्शन किया, आंकड़े संकलित किए, आंकड़ों को संकलित करने के बाद में हमने कुछ कैटेगरीज बनाई, दूसरे व्यक्ति से आंकड़े कलेक्ट किए तो उससे कुछ कैटेगरीज बनाई, तीसरे से किए उससे कैटेगरीज बनाई। तो आपने देखा कि जितने लोगों से हम आंकड़े कलेक्ट करते हुए चाहेंगे उतनी ही कैटेगरीज हमारे पास हो जाएंगी। अब आपको यहां इंडक्टिव यानी कि तथ्यों के आधार पर थ्योरी जनरेट करनी है, तो तथ्य आपके सामने बहुत सारे आ गए। अब आपको उन तथ्यों को सेलेक्ट करना है जो तथ्य, जो फैक्ट सभी कैटेगरीज में कॉमन हैं। जो अलग अलग हमने कैटेगरीज बनाई, उन सब कैटेगरीज में जो फैक्ट्स कॉमन हैं, उन कॉमन फैक्ट का
इमर्ज करना, उस कॉमन फैक्ट को सामने लेके आना, ठीक है ना। उस कॉमन फैक्ट को इमर्ज करना, उसको हम कोर कैटेगरी का नाम देते हैं। अभी मैं एक उदाहरण दूंगा। चंचल बोल रहे हैं कि कैसे, एक उदाहरण दीजिए सर। अभी आगे मैं जब एक कोडिंग का उदाहरण दूंगा तब उसमें आपको समझ में आएगा ये कि किस तरीके से हम कैटेगरीज जनरेट करते हैं, किस तरीके से फिर एक कोर कैटेगरी जनरेट करते हैं। तो कोर कैटेगरी का मतलब क्या है? मूल वर्ग का मतलब जितने भी इंफॉर्मेशन हमें मिली उन इंफॉर्मेशन से एक सेंटर इंफॉर्मेशन या कि एक मूल कैटेगरी को जनरेट करना। क्यों जनरेट करना? क्योंकि आपको थ्योरी जनरेट करनी है। जो नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है, जो अगली विशेषता है इस सिद्धांत की, वह यही है, थ्योरी जनरेशन। जो कोर कैटेगरी आपने जनरेट की है ना, उस कोर कैटेगरी के आधार पर एक सिद्धांत प्रस्तावित किया जाता है ग्राउंडेड थ्योरी में। मतलब क्या है इसका? कि आपने, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अभी आपको एक, कि कक्षा में एक शिक्षक अगर शिक्षक की कक्षा में सभी लोग क्यों प्रतिभागिता चाहते हैं, क्यों चाहते हैं कि हम लोग इस कक्षा में पार्टिसिपेट करें? रीजन क्या है? हो सकता है ना, हो सकता है कि जो हमने कैटेगरीज जनरेट की हैं, है ना, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग विचार रखते हैं। एक व्यक्ति से हमने पूछा तो उसने बताया कि ये शिक्षक जो है इसलिए फेमस है क्योंकि ये जीवंत उदाहरण देता है, जैसे मैंने पहले बताया था। दूसरे ने कहा कि ये पढ़ाने में कंटेंट, इनकी नॉलेज बहुत अच्छी है। तीसरे ने कहा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। चौथे ने कहा बहुत पर्टिकुलर है किसी चीज़ के प्रति। अब जो अलग अलग चीज़ें यहाँ पर आती रहती हैं, अब अलग अलग चीज़ें नहीं होती, वो बेसिकली जो हमने कैटेगरीज जनरेट की हैं, हम ये प्रयास करते हैं कि क्या कुछ चीज़ें उनमें कॉमन हैं। कंटेंट की नॉलेज होना भी एक इफेक्टिव टीचिंग का पार्ट हो सकता है ना। और इफेक्टिव प्रेजेंटेशन भी एक प्रभावी शिक्षण का पार्ट हो सकता है। या छात्रों को इन्वॉल्व करके चलना, साथ में सहभागिता रखते हुए बात करना, ये भी एक रीजन हो सकता है कि उस क्लास को प्रभावी माना जा रहा है। तो एक रिसर्चर पर डिपेंड करता है, उसकी थॉट्स पर डिपेंड करता है कि वो कितना इफेक्टिवली सोच सकता है उस थ्योरी जनरेशन के प्रोसेस में। और ये तो देखिए आपको मानना ही पड़ेगा, गुणात्मक अनुसंधान में एक रिसर्चर की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। आप में से यदि कोई भी इस प्रोसेस को करना चाहता है, गुणात्मक अनुसंधान करना चाहता है, तो उसे ज्यादा तैयार रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसर्चर का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहां पर कैटेगरी को सामने वाला नहीं बताएगा आपको कि ये कैटेगरी जनरेट कर लीजिए। क्वांटिटेटिव में, मात्रात्मक अनुसंधानों में तो भाई सब बहुत आसान है भाई, एसपीएसएस आता है, वहां पर एनालिसिस कर लीजिए, नॉर्मेलिटी भी चेक हो जाएगी, रिजल्ट्स भी पता चल जाएंगे, डिफरेंसेस हैं ये भी पता चल जाएंगे, नहीं है ये भी पता चल जाएंगे, है ना। लेकिन क्वालिटेटिव जो गुणात्मक अनुसंधान है हमारे, वहां पर तो रिसर्चर को ही जस्टिफाई करना है कि जो मेरी रिसर्च है वो किस तरीके से लोगों तक पहुंचेगी। थ्योरी में यहां जनरेट करूंगा तो उस थ्योरी की वाइड एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, लेकिन उस व्यक्ति पर भी वो कितनी एप्लीकेबल होगी जिस व्यक्तियों के लिए वो बनाई गई है। ये कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बताता, ये बल्कि वह रिसर्चर को ही, उसी रिसर्चर को डिसाइड करना होता है जो रिसर्च अपनी थ्योरी को जनरेट करता है। तो ठीक है, हमने देखा कि इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं इस ग्राउंडेड थ्योरी सिद्धांत की, वो निम्न प्रकार से। पहली, थ्योरेटिकल सैंपलिंग, है ना। दूसरी, एक प्रोसेस अप्रोच, यानी कि प्रक्रिया का हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं, इन विवो कोड्स को हम यहाँ पर जनरेट करते हैं। तीसरा हमने बताया था कि कांस्टेंट कंपैरेटिव डेटा एनालिसिस,
यानी कि सतत रूप से हम आंकड़ों को एनालाइज करते रहते हैं यहाँ पर। चौथा हमने बात की कि हम मेमोज, स्मरण पत्र साथ साथ लिखते रहते हैं, नोट्स लिखते रहते हैं, ताकि हमें सही से हम थ्योरी को जनरेट कर सकें। पांचवा हमने बताया कि कोर कैटेगरी, यानी कि एक मूल कैटेगरी को जनरेट करना। एक मूल कैटेगरी को क्योंकि मूल कैटेगरी, क्योंकि आपको उस मूल कैटेगरी के आधार पर ही थ्योरी को जनरेट करना है। और लास्ट में छठा, थ्योरी जनरेशन, जो पर्पस है हमारी ग्राउंडेड थ्योरी का। ठीक है, तो हम थ्योरी जनरेट यहां पर बेसिकली करते हैं। ठीक है, धन्यवाद नीरज जी। तो अब हम स्टेप्स की बात करें। ये आपको क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो तो अभी आप लिख सकते हैं, हम डिफाइन करेंगे इस चीज को। कोई आपका प्रश्न हो अभी तक जो हमने बात की उससे संबंधित, अदरवाइज हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। कोई आपका प्रश्न हो तो बताइए। वैलिडिटी का इशू, देखिए ये आप पे डिपेंड करता है, आप किस तरीके की वैलिडिटी की बात कर रहे हैं। 5 लोगों के पर थ्योरी जनरेट हो रही है, 5 लोगों के लिए थ्योरी जनरेट हो रही है, 10 लोगों के लिए थ्योरी जनरेट, उनके व्यवहारों को स्पष्ट व्याख्या करने के लिए, तो उन 10 लोगों के लिए वैलिड होगा, है ना। और उनके लिए वैलिड होना भी चाहिए। हम तो 12 लोग, हम जिन लोगों पे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जिन लोगों के लिए थ्योरी बना रहे हैं, उन लोगों के लिए तो हमें आवश्यकता है ना थ्योरी जनरेशन की, दूसरों के लिए थोड़ी है। तो यदि 10 लोगों पर ही थ्योरी जनरेट हो रही है, या 10 लोगों के डेटा के आधार पर ही थ्योरी हम जनरेट कर रहे हैं, तो हमें 10 लोगों के लिए आवश्यक है वैलिडिटी। हमें दूसरे व्यक्तियों से मतलब ही नहीं है, उनके लिए फिर अलग से थ्योरी हम जनरेट करेंगे, है ना। अब हम बात करते हैं स्टेप्स की। इसको थोड़ा सा जल्दी से बात करेंगे, अदरवाइज हमारा जो कोडिंग का कंसेप्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें कोडिंग का है कि कोडिंग कैसे की जाती है, उसको हमें समझना है। उससे पहले हम स्टेप्स जल्दी से बात कर लेते हैं कि स्टेप्स क्या हैं इसके। ठीक है, स्टेप्स इन कंडक्टिंग ग्राउंडेड थ्योरी। पहला स्टेप है शोध समस्या के लिए ग्राउंडेड थ्योरी ही उपयोगी है यह डिसाइड करना। जैसे हम ये कहते हैं, धर्मवीर ट्रायंगुलेशन का यहाँ कोई मतलब, धर्मवीर पूछ रहे हैं ट्रायंगुलेशन के बारे में सर कुछ बताइए, तो यहाँ ट्रायंगुलेशन के बारे में बताएंगे तो फिर ग्राउंडेड थ्योरी को हम भूल जाएंगे। ठीक है, तो किसी और दिन बात करेंगे ट्रायंगुलेशन की बेटा। ठीक है, तो हम स्टेप्स की बात करते हैं। तो स्टेप्स में पहला स्टेप्स यही है ग्राउंडेड थ्योरी में कि जो हमने सोच समस्या ली है, क्या उसके लिए ग्राउंडेड थ्योरी ही उपयोगी है या कोई और भी थ्योरी और भी प्रोसेस हो सकता है। तो पहले जैसे हर समस्या के लिए हम डिसाइड करते हैं ना कि जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो क्या उस प्रॉब्लम को हम इसी प्रोसेस से इफेक्टिवली डील कर सकते हैं, कोई और भी प्रोसेस हो सकता है, ये हमें डिसाइड करना होता है ना। दूसरा, एक प्रक्रिया का हमें पहचान करना जिसकी हमें स्टडी करनी, क्योंकि यहां पर मैंने पहले ही बताया ग्राउंडेड थ्योरी में हम क्या करते हैं, किसी प्रोसेस, किसी इंटरेक्शन को, किसी प्रक्रिया को, किसी क्रिया का हम अध्ययन कर रहे होते हैं, उसके आधार पर हम थ्योरी जनरेट करते हैं। तो उस पहचान यानी कि समस्या की पहचान। तीसरा इसका स्टेप है कि सीकिंग अप्रूवल एंड एक्सेस, यानी कि उन लोगों से बात करना जिन लोगों पर हमें ग्राउंडेड थ्योरी संचालित करनी है ही ना, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च है। 10 लोग ही, अभी मत जाइए डॉक्टर पांडे, अभी तो और है, अभी आधा घंटा और लगेगा। तो जितने भी लोग हैं जिन पर हमें डेटा कलेक्ट करना है, 10 लोगों से मान लिया हमें डेटा कलेक्ट करना है, पहले से डिसाइडेड नहीं है, एक बड़ा समूह हो सकता है, 15, 20, 25 लोग हो सकते हैं उस प्रोसेस में इन्वॉल्व। तो उन 25 लोगों से आपको ये अप्रूवल होना चाहिए कि वो आपके साथ बातचीत करेंगे,
आपको आंकड़े आपको देंगे। साथ ही एक्सेस आपकी वहां हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये भी आपको पहले से डिसाइड करना होता है। फिर है कंडक्ट थ्योरेटिकल सैम्पलिंग, आप आंकड़े कलेक्ट करते हैं, फिर आप कोड करते हैं अगले स्टेप में डेटा को। कोड के बाद में आप सिलेक्टिव कोडिंग का यूज करके आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, फिर सिद्धांत को जनरेट करते हैं और सिद्धांत को वैलिडेट करते हैं। यहां पे क्वेश्चन आ रहा था ना अभी कि सिद्धांत वैलिड होगा, थ्योरी वैलिड होगी या नहीं, ये डिसाइड करना होता है। तो वैलिड उनके लिए जिनके लिए हमने थ्योरी जनरेट की है, ये हमें वैलिडेट करना होता है। और फाइनली हम, जैसा कि हर रिसर्च का एक प्रोसेस है, फाइनली हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं। ये स्टेप्स हैं ग्राउंडेड थ्योरी को कंडक्ट करने के लिए। टूल्स की बात करें, उपकरणों की बात करें या प्रविधियों की बात करें, तो यहाँ दो सबसे इंपॉर्टेंट इस प्रोसेस में होते हैं टूल या टेक्निक्स, जो है हमारे इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन। इंटरव्यू भी मे बी स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड, यानी कि संरचित या अर्ध संरचित। ठीक है, तो इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन दो इंपॉर्टेंट टेक्निक हैं। जैसे हम एथनोग्राफी की बात करते हैं तो वहां पर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का हम यूज करते हैं। यहाँ पर हम इंटरव्यू एक प्राइमरी मेथड के रूप में, साथ ही ऑब्जर्वेशन भी हम उपयोग करके थ्योरी को जनरेट करने का प्रयास करते हैं। अब है आंकड़ों का विश्लेषण में कोडिंग कैसे की जाती है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि कोडिंग का क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पर यूनिक एक कैरेक्टरिस्टिक है इस सिद्धांत की, वह यह है कि यहाँ पर कोडिंग का प्रोसेस होता है। कोडिंग भी यूनिक कोडिंग होती है, 3 तरीके की कोडिंग होती है सेम डेटा की। तो कौन कौन सी कोडिंग है? ओपन कोडिंग, एक्सियल कोडिंग और सेलेक्टिव कोडिंग। 3 तरीके की कोडिंग को हम यहाँ पे उपयोग करते हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए। ये तो आपको पता ही होगा कि जब हम गुणात्मक अनुसंधानों को में जो हमें तथ्य मिलते हैं उनको विश्लेषण करने के लिए हम कोडिंग का ही उपयोग वस्तुतः करते हैं। तो यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा जो यूज की जाती है या जो प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है वह 3 प्रकार की कोडिंग है, ओपन, एक्सियल और सेलेक्टिव। ओपन कोडिंग क्या है? जैसे हमने बात की, जैसे जैसे हम डेटा कलेक्ट करते हुए जा रहे हैं, है ना, हर प्रोसेस के बाद, हर स्टेप के बाद, हर व्यक्ति से आंकड़े को कलेक्ट करने के बाद हम क्या करें? हम क्या करते हैं? डेटा को विश्लेषित करते हुए जाते हैं। हर व्यक्ति के बाद हमने डेटा लिया, हमने इंटरव्यू लिया, ऑब्जर्वेशन किया, इमीडिएटली हमने उसको विश्लेषित किया। ठीक है, विश्लेषित करते हुए हमें जो मेन पॉइंट्स थे उनको नोट कर लिया, जो मेन कंपोनेंट्स हैं उनको नोट कर लिया। वो मेन कंपोनेंट कैटेगरी के रूप में होते हैं, कोड्स के रूप में होते हैं, इनिशियल कोड्स के रूप में। तो एक व्यक्ति ने कहा कि जैसे शिक्षक विद्यार्थियों का बहुत ध्यान रखता है, उसने ये भी कहा कि वह अभिप्रेरित करता है। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि शिक्षक समय पर आता है, अनुशासन का पालन करता है। तीसरे ने कहा पढ़ाने का तरीका बहुत प्रभावी है, हर बच्चे को वो इन्वॉल्व करके रखता है कक्षा में। अब देखो, हर व्यक्ति कुछ अलग अलग कह रहा है, लेकिन कुछ सामान्य हो सकता है, कुछ समान बातें भी कह रहा हो। तो आपको यही एनालाइज करना है कि वहां पर कॉमन चीजें क्या हैं और अलग चीजें भी हैं, तो वो कितनी स्ट्रोंग हैं। समझ रहे हैं कि वो जो अलग चीज भी है वो कोड के रूप में कितना स्ट्रोंग है, ये आपको डिसाइड करना होता है और आपको कैटेगरीज जनरेट करते हुए चलना होता है। आपने 15 लोगों का इंटरव्यू लिया, हो सकता है आपके 15 लोगों में 12 कैटेगरीज बन के आ जाए, है? ठीक है, हो सकता है 15 लोगों से डेटा कलेक्ट किया तो 20 कैटेगरी बन जाए, 25 कैटेगरी बन जाए। बाद में हम उन कैटेगरीज को हम
कोर कैटेगरी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में इनिशियली ही जितने ज़्यादा कोड्स जनरेट हो रहे हो, जितनी ज़्यादा कैटेगरीज बन रही हो, वो हमें करते रहना चाहिए। फिर आती है दूसरा प्रोसेस, एक्सियल कोडिंग। एक्सियल कोडिंग क्या है, या ध्रुवीय या कूट लेखन या कूट संकेतन जिसको हम बोलते हैं, कि जो हमने प्रारंभिक कैटेगरीज बनाई थी, है ना, उन कैटेगरीज में से एक कोर कैटेगरी हम सेलेक्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है एक रिसर्चर का इस समय। बहुत सारी कैटेगरीज हमने जनरेट कर ली कि वो अभिप्रेरित करता है, ध्यान रखता है, कक्षा में अनुशासन में रहता है, छात्रों को अनुशासित करता है, सहयोगी रूप से साथ में चलता है, कक्षा में पढ़ाने के लिए सहयोगात्मक अधिगम का उपयोग करता है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब क्या करें, ये सारी चीज़ें जो हमारे सामने निकल के आई, इन सारी चीज़ों को निकलने के पश्चात एक ऐसा कंपोनेंट जो कि सभी मोरलेस सभी में कॉमन रूप से रिफ्लेक्ट हो रहा है, हो सकता है यहाँ पर एक कंपोनेंट ऐसा है, अभिप्रेरित करना। अभिप्रेरित करना हो सकता है सभी लोगों का कहीं ना कहीं जो इशारा है या जो बातें वो कह रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अभिप्रेरित करना एक यहाँ पर कंपोनेंट है ना, हो सकता है। तो उस अभिप्रेरित करने को हम कोर कैटेगरी के रूप में जनरेट कर लेते हैं। अब जो कोर कैटेगरी बन जाती है, ठीक है, उस कोर कैटेगरी को बनाने में और उस कोर कैटेगरी के आधार पर सिद्धांत का निर्माण करने में बहुत एक रिसर्चर को एफर्ट्स लगाने होते हैं। समझ रहे हैं? वो एफर्ट्स यानी कि जो एक्सियल कोडिंग का जो कंसेप्ट है वो बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है एक रिसर्चर के लिए। डेटा कलेक्शन आसान है, कैटेगरीज बनाना आसान है, लेकिन कैटेगरीज को रिड्यूस करना, कम करना, और उन कम की गई कैटेगरी को भी एक्सप्लेन करना प्रॉपरली, वो बड़ा डिफिकल्ट टास्क होती है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे जो कोर कैटेगरी यहां पर बनती है, जो इस प्रोसेस को बताने वाले लोग हैं उन्होंने यही कहा कि जो कोर कैटेगरी या फिनोमिना हम यहां पे सेलेक्ट करते हैं, उस कोर कैटेगरी को कोजल कंडीशंस, यानी कि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जो उस कोर कैटेगरी को प्रभावित कर रही होती हैं। ठीक है, उस कोर कैटेगरी को प्रभावित करने वाली बहुत सारी कोजल, यानी कि जो किसी ने कहा भी था ना, कार्य कारण संबंध नहीं होता। यहां पर कार्य कारण संबंध ऐसे नहीं होता डायरेक्टली, लेकिन जो व्यूज हमें मिल रहे हैं, जो कैटेगरीज बन रही हैं, उनके लिए कोई ना कोई कार्य कारण होता है, उनका कोई ना कोई रीजन होता है। तो उस कोजल कंडीशंस को आइडेंटिफाई हमें करना होता है इस एक्सियल कोडिंग के बाद जब हम जनरेट करते हैं थ्योरीज को। तो एक्सियल कोडिंग में क्या होता है, हम कोर कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, है ना, और फिर जो सेलेक्टिव कोडिंग है उसमें हम क्या करते हैं, जो हमने लास्ट की जो प्रोसेस है उसमें जो हमने इनिशियल ओपन कोडिंग और जो एक्सियल कोडिंग है उसके आधार पर जो हमने डेटा को कोर कैटेगरीज बनाई हैं, उन कोर कैटेगरीज को प्रॉपरली डिफाइन करके हम थ्योरी जनरेशन का काम सेलेक्टिव कोडिंग के प्रोसेस में, यानी कोई तीसरा स्तर है, उसमें करते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस को यदि हम एक एग्जाम्पल से समझें तो ज्यादा समझ में आएगा। फील्ड नोट की बात कर रहे हैं प्रिंस कुमार गुप्ता। तो फील्ड नोट और मेमोज, यहां पर मेमोज के रूप में जाना जाता है फील्ड नोट्स को, जो हम लिखते रहते हैं जब हम डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो सेलेक्टिव कोडिंग है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ज्यादा कैटेगरी को मर्ज करके कम करना, रिड्यूस तो हमें करना ही पड़ेगा ना, तभी तो हम थ्योरी जनरेट कर पाएंगे। हमारे पास बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे व्यूज हैं,
बहुत सारी कैटेगरीज हमारे सामने आ गई, बहुत सारे कोड्स हमारे सामने आ गए। अब हमें रिड्यूस तो करना होगा ना, कम तो करना होगा, ताकि हम फाइनली थ्योरी जनरेट कर पाए। अब इसी को एक उदाहरण से समझने का प्रयास करिए आप लोग, सभी लोग, हमारे विद्यार्थी बहुत सारे हैं सामने, तो आप देखोगे कि एक हम कोई सिंपल सा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे आप लोग आजकल बड़े सभी लोग एक ही चीज आपके दिमाग में रहती होगी कि हम गवर्नमेंट जॉब कैसे प्राप्त करें, है ना। नौकरी पाने के लिए हम कैसे, एक समूह संघर्ष कर रहा है, जैसे आप लोग ही हैं 10 20 15 लोग जो मेरे सामने हैं, तो सब लोगों का पर्पस एक ही होगा कि एनी हाउ गवर्नमेंट जॉब हमें मिल जाए, है या नहीं, है ना। आप सभी लोगों का पर्पस यही है। तो अब पर्पस आपका है कि सरकारी नौकरी हमें मिल जाए। तो सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए आपका जो प्रोसेस है, आपकी जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अध्ययन करके यदि हम एक थ्योरी जनरेट करें कि आपका क्या संघर्ष रहा, है ना। एक ग्रुप था, उसने 2 4 साल एक संघर्ष किया, 1 साल 6 महीने 5 दिन, डिपेंड करता है। आप जो एक समूह पर आप ये चाहते हो जानना कि उसने सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए क्या संघर्ष किया, तो हम लोगों से बात करेंगे। 10 लोगों से बात करी हमने, 10 लोग ऐसे लोग जो उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, जो गवर्नमेंट जो प्राप्त करना चाहते हैं या प्राप्त कर चुके हैं, या पिछले 6 महीने से 2 साल से उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। तो उस प्रक्रिया को हम अध्ययन करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने की। अब आपने इनिशियली ओपन कोडिंग की, लोगों से पता किया कि क्या भाई क्यों आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना। कोई कहता है कि भाई सिक्योरिटी है, जॉब सेटिस्फेक्शन है ना, आपको ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता, ये कोई बहुत सारे रीजन है, हर आदमी के अपने विचार हो सकते हैं। अब उन विचारों को आपने ओपन कोड किए, लेकिन ओपन कोड में आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिली, बहुत सारे कोड मिले, ठीक है। अब आप इनमें से एक सेलेक्ट करेंगे कोर कैटेगरी। कोर कैटेगरी कैसी, जो कि जितने भी आपने इनिशियल कोड किए हैं उनमें से जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। उदाहरण के लिए हम कह दें कि जॉब सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा लोगों ने बोला है, तो यहां पर एक ऐसा लग रहा है सेंटर पॉइंट जो है जॉब सेटिस्फेक्शन है, जो कि होता भी है गवर्नमेंट जॉब में। तो वो कोर कैटेगरी के रूप में निकल के आया। उस कोर कैटेगरी को हमने यहां पर कोर कैटेगरी के रूप में हमने उसको यहां पर ले लिया। अब उस कोर कैटेगरी को, अब यहां पर देखिए सेलेक्टिव कोडिंग में क्या होता है, या जो आपका एक्सेल कोडिंग के बाद जो हम प्रोसेस अपनाते हैं, उसमें मैंने बताया था ना कि आपको 6 अलग अलग प्रोसेस करने पड़ते। एक तो कोर कैटेगरी आपने जनरेट कर ली, जो कि आपका है जॉब सेटिस्फेक्शन। तो उससे पहले हमें यह देखना है कि व्हाट आर द कोजल कंडीशंस, व्हाट आर द कोजल कंडीशंस, यानी कि क्या कंडीशंस हैं जो कि हमारी इस प्रोसेस को प्रभावित कर रही हैं। हमारा एसईएस हो सकता है, हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है ना। यदि हम हायर ग्रुप के हैं तो हमें ज्यादा गवर्नमेंट जॉब की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादातर आपने देखा होगा कि मिडिल ग्रुप और जो लोअर मिडिल क्लास चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब मिले, तो हमारा एसईएस हो सकता है, हमारा मोटिवेशन हो सकता है कि भाई हमने इतना पढ़ा है, उस पढ़ने का कुछ तो परिणाम हो, हमारी एस्पिरेशंस हो सकती हैं, ठीक है। तो ये कोजल कंडीशंस है, इनको आइडेंटिफाई हमें करना होता है। फिर हमारी कोर कैटेगरी कि हमें गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करनी है, और उसके वो क्या है, गवर्नमेंट जॉब का सेटिस्फेक्शन, जॉब सेटिस्फेक्शन। अब आपने स्ट्रेटजीज, यानी कि उस सेटिस्फेक्शन तक पहुंचने के लिए, उस सेटिस्फेक्शन तक पहुंचने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज आप अपनाते हैं, और उस स्ट्रेटजीज को, उस प्रक्रियाओं को 2 चीजें प्रभावित करती है। एक तो आपका कॉन्टेक्स्ट और एक आपका इंटरवीनिंग कंडीशंस। जो आपका कॉन्टेक्स्ट है वह होता है स्पेसिफिक, और जो आपकी इंटरवीनिंग कंडीशंस हैं वो होती हैं जर्नल। स्पेसिफिक कैसे, कॉन्टेक्स्ट मतलब स्पेसिफिक कैसे, जैसे मान लिया
इस दौरान जब आप सरकारी नौकरी प्राप्त करने के प्रोसेस में हैं, तो हो सकता है आपकी जो मैरिज हो गई आपकी, है ना, शादी हो गई, तो ये आपके लिए एक कॉन्टेक्स्ट का काम करेगा उस प्रोसेस में। दूसरा, इंटरविनिंग कंडीशन जो सामान्य प्रकार की हैं, जैसे पैसा, आपको तैयारी के लिए पर्याप्त पैसा है या नहीं है, पुस्तकें हैं या नहीं है, सुविधाएं हैं या नहीं है, ये सारी चीजें इंटरविनिंग कंडीशंस हो सकती हैं। और फिर जब स्ट्रेटजीज के बाद में हम कंसिक्वेंसेस की बात करते हैं कि क्या नौकरी मिली, और नौकरी मिली तो क्या आपका सेटिस्फेक्शन लेवल उतना है जितना आपने एक्सपेक्ट किया था, ठीक है। तो कंसिक्वेंसेस, जहां आप डिसीजंस के बारे में बात करते हैं, और फिर आप फाइनली इन सब के बाद एक थ्योरी को जनरेट करते हैं जो ये डिसाइड करती है, जो ये बताती है कि वह प्रोसेस जब आप गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के लिए कर रहे थे, उस प्रोसेस के ये इम्प्लीकेशंस हैं या ये फाइनल आउटकम्स हैं। एक सिंपल सा उदाहरण मैंने आपको यहां पर बताया है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर हम कोड्स जनरेट करके थ्योरीज को हम जनरेट करने का प्रयास करते हैं। 3 प्रोसेस हैं इसके, 3 ऐसे डिजाइन हैं, उपागम हैं, जिनको हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा 5 मिनट बात करके, क्योंकि समय भी बहुत हो गया है और आप लोगों को इतनी देर बांधे रखना भी डिफिकल्ट है, तो ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए हम ये बात करेंगे कि ये ग्राउंडेड थ्योरी को हम किस प्रकार से संचालित करते हैं, किस प्रकार से हम मतलब कौन कौन से उपागम इसके हो सकते हैं। 3 बेसिक अप्रोचेज हैं ग्राउंडेड थ्योरी की। पहली है द सिस्टमेटिक डिज़ाइन, दूसरा है द कंस्ट्रक्टिविस्ट डिजाइन, नहीं दूसरा है सॉरी द इमर्जिंग डिज़ाइन, और तीसरा है द कंस्ट्रक्टिविस्ट डिजाइन। पहला है सिस्टमेटिक यानी कि क्रमबद्ध उपागम। ये जो क्रमबद्ध उपागम है, यह है स्ट्रॉस एंड कॉर्बिन, इन दोनों ने मिलकर दिया था 1998 में। अब देखिए, स्ट्रॉस ने ग्लेजर के साथ मिलकर ये थ्योरी प्रतिपादित की थी, लेकिन ये सिस्टमेटिक डिजाइन है, ये स्ट्रॉस ने कॉर्बिन के साथ मिलकर दिया। रीजन क्या था कि जो ग्लेजर और स्ट्रॉस, पहले तो उनके मत थे समान कि हमें इस तरीके से ग्राउंडेड थ्योरी को इमर्ज करना है, या इस तरीके से इस प्रोसेस को अपनाना है, या इस तरीके से हम थ्योरी जनरेट कर सकते हैं। इनिशियली दोनों के व्यूज सेम थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, क्योंकि जो ग्लेजर थे उनका फोकस जो था मोर क्वांटिटेटिव अप्रोच वो फॉलो करना चाहते थे, ज़्यादा उनका जो पर्पस था वो ये था कि हम जितना अधिक हो सके हम क्वांटिटेटिव स्टांस ज़्यादा रखें अपनी थ्योरी में। लेकिन स्ट्रॉस इस बात से सहमत नहीं थे, है ना। तो इसलिए उन्होंने बाद में 1998 में कॉर्बिन के साथ मिलकर ये जो आपको सिस्टमैटिक डिज़ाइन अप्रोच दी, और ये जो डिज़ाइन है, ये जो अप्रोच है, वो सिंबॉलिक इंट्रैक्शंस पर आधारित है, यानी कि जो अंत्यक्रियाएं हम लोगों के बीच में होती हैं, जो बातचीत होती है, जो क्रियाएं प्रोसेस होता है। और इन्होंने ही ये बताया कि ये जो कोडिंग का प्रोसेस, अभी मैंने आपको बताया ना कि ओपन कोडिंग, एक्सेल कोडिंग और सेलेक्टिव कोडिंग, तीनों के तीनों की प्रकार ये इस सिस्टमैटिक डिजाइन का ही पार्ट है, ठीक है। कभी मौका मिलेगा तो इसको डिटेल में बाद में बात करेंगे। दूसरा जो डिजाइन है द सिस्टम, द इमर्जिंग डिजाइन, ये हमारा जो ग्लेजर थे उनका डिजाइन है। उन्होंने क्या कहा था कि इनका जो फोकस था ना, वो कांस्टेंट कंपैरेटिव डेटा एनालिसिस पर ज्यादा था, कोडिंग से ज्यादा। ये क्या चाहते थे, कैटेगरीज को एक साथ एक दूसरे के साथ इमर्ज करते हुए, हम कंपेयर करते हुए थ्योरी को जनरेट करें। तो इनका जो इमर्जिंग डिजाइन है वह कांस्टेंट कंपैरिजन डेटा एनालिसिस को फॉलो करता है, जो हमने पहले डिस्कस किया है। ये ओपन, एक्सियल और सिस्टमेटिक जो आपकी जो तीसरी वो है कोडिंग का प्रोसेस, सेलेक्टिव कोडिंग का, उसके स्थान पर ये चाहते थे कि हम कांस्टेंट कंपैरिजन डेटा एनालिसिस के बारे में ज़्यादा विचार करें थ्योरी को जनरेट करते हुए। और तीसरा जो डिज़ाइन है, वो डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा
बात करें तो वो इन दोनों के बीच का एक रास्ता है, ग्लेजर की अप्रोच और स्ट्रॉस एंड कॉर्बिन की अप्रोच। वो क्या है? वो है कंस्ट्रक्टिविस्ट डिजाइन। और इस डिजाइन को देने वाले थे चार्माज थे, जो कि जिन्होंने 3 बार 90 में, 1990 में, 2000 में और 2006 में इस डिज़ाइन के बारे में बताया। और उन्होंने कहा कि जो ये डिज़ाइन है, ये जो प्रोसेस है थ्योरी को जनरेट करने का, है ना, इसमें हम के विचारों, उनके विश्वासों, उनकी अवधारणाओं, उनके विचारधाराओं को अधिक हमें ध्यान देना चाहिए। यानी कि जब हम थ्योरी को जनरेट कर रहे हैं तो कोडिंग और कैटेगरी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो क्या विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, विचार प्रस्तुत करते समय उनकी भावनाएं क्या हैं, है ना, वो किन अवधारणाओं पर फोकस करते हैं, है ना, और वो किन मूल्यों को साथ में लेके चलते हैं। इन सब चीज़ों पर यदि हम ध्यान दें तो ही हम एक अच्छी थ्योरी जनरेट कर सकते हैं। तो ये तीसरा जो डिजाइन था, कंस्ट्रक्टिव डिजाइन, ये दोनों जो ऊपर हमने बताई हैं अप्रोचेस, उनके बीच का डिजाइन है। तो आज हम लोगों ने ग्राउंडेड थ्योरी के संबंध में जो बातचीत की, उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ी बहुत ग्राउंडेड थ्योरी समझ में आई होगी। ये उम्मीद तो नहीं की जा सकती कि हम, क्योंकि ये ऐसी अप्रोच है, क्वालिटेटिव अप्रोच है, जो डिफ़िकल्ट मानी जाती है। इसलिए डिफ़िकल्ट मानी जाती है क्योंकि इसका इतना ज़्यादा उपयोग शैक्षिक अनुसंधानों में नहीं हो रहा है। हालांकि बहुत सारी रिसर्च प्रॉब्लम्स हैं जो इसी तरह हम ट्रीट करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च करते हुए, लेकिन वहाँ पता नहीं क्यों नहीं हम लोग ये नहीं लिखते कि ये ग्राउंडेड थ्योरी है, ये हमने ग्राउंडेड थ्योरी को यहाँ पर फॉलो किया है। कई बार हम इसको फिनोमेनोलॉजी, तो कई बार हम इसको केस स्टडी के साथ कंफ्यूज करते हैं, तो बहुत सारी अन्य विधियों के साथ भी कई बार हम इसको कंफ्यूज करते हैं। तो आज हमने ये जानने का प्रयास किया कि ग्राउंडेड थ्योरी क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इसके कौन कौन से डिज़ाइन होते हैं। 3 प्रमुख डिज़ाइन हैं। एक चीज़ हमारी रह गई है, लेकिन क्योंकि ये इतना लंबा सेशन आप लोग भी बोर हो रहे होंगे, क्योंकि 20 मिनट से ज़्यादा कंसंट्रेट रखना अपने आप को बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एक जो ग्राउंडेड थ्योरी का सबसे एक अच्छा एग्जाम्पल पुस्तकों में मिलता है, वो मिलता है क्रेजवेल और ब्राउन ने जो ग्राउंडेड थ्योरी की थी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल्स पर, कि किस तरीके से हम उसको किस तरीके से हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल्स के आधार पर रिसर्च को प्रमोट अपने विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में करते हैं। तो उस एग्जाम्पल को मैं देना हालांकि चाहता था, पर कभी किसी दिन और बात करेंगे जब हम इन अप्रोचेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे, साथ ही जब हम इस उदाहरण के साथ, जो कि बहुत ही एक अच्छा उदाहरण माना जाता है यदि हमें ग्राउंडेड थ्योरी को समझना है, जो कि क्रेजवेल और मॉर्गन की स्टडी है। तो इसी के साथ यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं, अन्यथा हम फिर कभी पुनः एक बार मिलेंगे। सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, इम्पोर्टेंट ये है, लेकिन घर में रहने और सुरक्षित रहने के साथ साथ पढ़ते भी रहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। ये समय काम करने का भी है, आराम करने का नहीं है। ठीक है पिंटू? धन्यवाद सरिता जी, धन्यवाद आनंद जी। एक बार आ रहा है आनंद, चंचल, धन्यवाद। बोर नहीं हो रहे हो तो फिर मिलेंगे, जल्दी ही मिलेंगे, है ना, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी मिलेंगे। प्रशांत, थैंक यू सो मच, आशा हो तुम ठीक हो गए। पांडे जी, बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े रहे। महिपाल जी, थैंक यू सो मच।
अनामिका थैंक यू, अभिषेक थैंक यू, नीरज जी तिवारी जी थैंक यू सो मच, पिंटू थैंक यू, चंचल थैंक यू, चंचल नहीं चंचला। तो नीरज जी अब मुझे, अंजलि जी धन्यवाद, शशि रंजन धन्यवाद, जी नीरज जी बिल्कुल हमारा ही ग्रुप है, आप भी हमारे हैं, ग्रुप भी हमारा है, धन्यवाद। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। आप सभी को यथोचित अभिवादन, धन्यवाद इतना ध्यान से सुनने के लिए। कुछ चीज़ क्लियर ना हो तो आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद। धर्म